बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग एटर्नल्स। कहानी की शुरुआत होती है 5000 बीसी से, जहां पर सेलेस्टियल को दिखाया जाता है जिसने सूरज को पूरे ब्रह्मांड को बनाया। धरती भी उसी की रचना है, लेकिन धरती पर जब इंसान हुए तो यहाँ पर डीप स्पेस से कुछ खतरनाक क्रीचर्स भी आ गए। इन्हें डेविएंट्स कहा जाता था। इसीलिए सेलेस्टियल ने इंसानों को बचाने के लिए अपने 10 सुपर हीरोज को एक स्टारशिप से धरती पर भेज दिया। इन सब ने मिलकर एक एक करके सभी डेविएंट्स का खात्मा कर दिया। इसके बाद ये इंसानों के साथ धरती पर ही रहने लगे, लेकिन जल्द ही इनके विचार आपस में नहीं मिले और इन्होंने फैसला कर लिया कि ये अपनी अपनी राह पर अलग अलग चले जाएंगे। और इस तरह से ये सुपर हीरोज, जिन्हें एटर्नल्स कहा जाता है, एक दूसरे से अलग हो गए। अब प्रेजेंट टाइम का वक्त दिखाया जाता है, जहां पर इन्हीं 10 सुपर हीरोज में से एक लेडी, जिसका नाम सर्सी है, वो लंदन के एक म्यूजियम में पढ़ाती है। यहाँ पर एक पढ़ाने वाले प्रोफेसर को वो पसंद भी करती है। ये दोनों एक दूसरे को डेट करते हैं। अब जब सर्सी म्यूजियम में पढ़ा रही होती है, तभी यहाँ पर सब कुछ हिलना शुरू हो जाता है, जिस वजह से दीवार पर लगी हुई पत्थर की एक बहुत भारी कलाकृति उसके स्टूडेंट के ऊपर गिरने वाली होती है। पर तभी सर्सी उसे हाथ लगाती है और रेत में बदल देती है। दरअसल उसके अंदर ऐसी पावर होती है कि वो किसी भी चीज को रेत में बदल सकती है। वहीं दूसरे एटर्नल को दिखाया जाता है जो धरती पर दूसरों का रूप बदल कर रहता है। दरअसल वो किसी का भी रूप धारण कर सकता है। हालांकि इन्हें आज धरती पर पूरे 7000 साल हो चुके हैं, लेकिन इनकी उम्र एक दिन भी नहीं बढ़ी। इस एटर्नल का नाम स्प्राइट होता है, जो सर्सी के साथ ही रहता है। अब एक दिन सर्सी के बॉयफ्रेंड का, जो उसी के साथ उसी म्यूजियम में काम करता है, उसका बर्थडे होता है। और जब ये बर्थडे से वापस आ रहे होते हैं, तभी एक डेविएंट वहां पर आता है और इनके ऊपर हमला कर देता है। स्प्राइट, सर्सी और सर्सी का बॉयफ्रेंड उसका सामना करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बहुत शक्तिशाली होता है। हालांकि सर्सी अपनी पावर से उसके पैरों को जाम कर देती है, लेकिन वो छूट जाता है और स्प्राइट पर हमला करता है। पर इससे पहले कि वो स्प्राइट को नुकसान पहुंचाता, यहाँ पर एक और एटर्नल आ जाता है जिसका नाम इक्रिस होता है। और इक्रिस, जो कि बहुत शक्तिशाली है, वो अपनी पावर से उस डेविएंट को घायल कर देता है। लेकिन ये तीनों के तीनों देखकर हैरान हो जाते हैं कि वो डेविएंट अपने आप को ठीक कर सकता है, यानी कि हील कर सकता है। आज से पहले किसी भी डेविएंट के अंदर ऐसी पावर नहीं थी। अब डेविएंट यहाँ से भाग जाता है। इक्रिस दरअसल वो एटर्नल है जिसने आज से 5000 साल पहले सर्सी से शादी की थी, पर किसी वजह से 2000 साल पहले वो धरती को छोड़कर चला गया था। उसके जाने के बाद सर्सी अकेली हो गई थी, इसीलिए वो अपने साथ काम करने वाले प्रोफेसर को डेट कर रही होती है। पर यहाँ पर सर्सी को समझ में आ चुका है कि डेविएंट्स वापस आ चुके हैं, इसीलिए वो प्रोफेसर को कहती है कि मुझे अब जाना होगा। लेकिन अब वो समझ चुका है कि ये सब सुपर हीरोज हैं। वो उससे पूछता है कि धरती पर जब इतना बुरा वक्त आया, इतना संकट आया, तो तुमने उस वक्त मदद क्यों नहीं की। सर्सी उसे बताती है कि हम अर्थ के पर्सनल मामलों पर इंटरफेयर नहीं कर सकते। हम यहाँ पर सिर्फ डेविएंट्स को मारने के लिए और धरती पर टेक्नोलॉजी को बढ़ाने के लिए आए हैं। इसके बाद वो अपने दोनों साथियों के साथ गाड़ी से यहाँ से निकल जाती है। ये अपने लीडर अजैक के पास जाते हैं, पर जब ये उस जगह पहुंचते हैं तो देखते हैं कि अजैक की मृत्यु हो चुकी है। ये समझ जाते हैं कि जिस क्रिएचर ने, जिस डेविएंट ने इनके ऊपर हमला किया था, उसी ने अजैक को मारा है। और अजैक के अंदर ऐसी शक्तियां थी कि वो अपने जख्मों को भर सकती थी, यानी कि वो किसी भी घाव को हील कर सकती थी। और अब यही शक्ति उस डेविएंट के अंदर है, यानी कि उस डेविएंट ने अजैक की सारी पावर्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया है। अभी अजैक की बॉडी से एक रोशनी निकलती है और सर्सी की बॉडी के अंदर चली जाती है, जो इस बात का प्रतीक होता है कि अजैक ने अब अगला लीडर सर्सी को चुना है। ये समझ चुके हैं कि जो डेविएंट्स इस बार लौट कर आए हैं वो बहुत ही खतरनाक है, उनके अंदर बहुत ज्यादा शक्ति है। इसीलिए फैसला करते हैं कि ये सभी एटर्नल्स को इकट्ठा करेंगे। ये एक एक करके सभी एटर्नल्स के पास जाते हैं, जो धरती पर आम इंसानों की तरह रहते हैं। हालांकि कोई भी वापस आने में इंटरेस्टेड नहीं होता, लेकिन जब सब अजैक की मौत की बात सुनते हैं तो ये सब के सब इकट्ठा हो जाते हैं। अब सर्सी फैसला करती है कि वो एरिशम के पास जाएगी। एरिशम वो है जिसने इन सब को बनाया है, और वो अपनी शक्ति से एरिशम के पास जाती है। और अब एरिशम सर्सी को धरती की इंसानों की सच्चाई के बारे में बताता है। वो कहता है कि हमने धरती की कोख में एक सेलेस्टियल का बीज बोया है, जिसे पूरी तरह से ग्रो होने में 7000 साल लगते हैं। जिस तरह से पेड़ पौधे अपने जीवन के लिए, एनर्जी के लिए सूरज का इस्तेमाल करते हैं, उसी तरह सेलेस्टियल को एनर्जी इंसानों से, जीवन से मिलती है। हमने सबसे पहले डेविएंट्स को बनाया था, लेकिन वो बहुत ज्यादा खूंखार हो गए। वो धरती से जीवन को खत्म करने लगे। इसीलिए हमने तुम्हें, यानी कि एटर्नल्स को बनाया, ताकि डेविएंट्स को खत्म कर दिया जाए। सर्सी ये पूरा सच जानने के बाद घबरा जाती है, क्योंकि उसे पता है कि सेलेस्टियल को धरती की कोख में रखे हुए पूरे 7000 साल हो चुके हैं, यानी कि सेलेस्टियल के बाहर निकलने का वक्त बहुत करीब है। और अगर
सेलेस्टियल धरती की कोख से बाहर निकला तो धरती से इंसानियत का जीवन का खात्मा हो जाएगा। दरअसल एरिशम खुद भी एक सेलेस्टियल है और वो अपनी प्रजाति को बढ़ाने के लिए इसी तरह से प्लैनेट्स का इस्तेमाल करता है। आपने गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी पार्ट 2 में पीटर क्विल के पिता ईगो को देखा होगा। वो भी एक सेलेस्टियल थे जो ब्रह्मांड का विस्तार करते थे, अलग अलग प्लैनेट्स बनाते थे ताकि उनका इस्तेमाल अपने फायदे के लिए कर सके। सर्सी को पूरा सच पता लगने के बाद बहुत दुख होता है क्योंकि वो पिछले 7000 सालों से धरती पर है, वो इंसानों से कनेक्टेड है और वो नहीं चाहती कि इंसानों का खात्मा हो। सर्सी वापस आ जाती है और अपने साथियों को पूरा सच बताती है। वो बताती है कि किस तरह से इमरजेंस का दिन आने वाला है, यानी कि वो दिन जिस दिन धरती की कोख से सेलेस्टियल बाहर निकलेगा और पूरी इंसानियत का खात्मा हो जाएगा। और ये सुपर हीरोज एटर्नल्स ऐसा नहीं चाहते, इसीलिए ये अपने एक और साथी को ढूंढने के लिए अमेज़न के जंगलों में जाते हैं जिसका नाम ड्रिंग होता है। वो इनका साथ देने से मना कर देता है। अमेज़न के जंगलों में इनके ऊपर डेविएंट का लीडर और डेविएंट्स हमला कर देते हैं। सर्सी अपनी पावर से एक डेविएंट को पेड़ में बदल देती है, लेकिन ठीक उसी वक्त डेविएंट्स का लीडर इन्हीं के एक साथी को मारकर, जिसका नाम गिलगमेश है, उसकी पूरी पावर को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। उसकी पावर एब्जॉर्ब करने के बाद वो अपनी शक्ल बदल देता है, वो इंसानों की तरह दिखने लगता है। साथ ही उसे इमरजेंस के बारे में भी पता चल जाता है। इसके बाद वो यहाँ से भाग जाता है और अब ये एटर्नल्स अपने साथी की मौत से बहुत ज्यादा दुखी हैं। इसके बाद सारे के सारे एटर्नल्स इराक जाते हैं जहाँ पर आज से 7000 साल पहले इन्होंने जमीन के नीचे अपने स्पेसशिप को दबा दिया था। ये अपनी पावर से स्पेसशिप को ऊपर लाते हैं और जब ये स्पेसशिप के अंदर जाते हैं तो वहां पर पहले से एक इनकी साथी होती है जो बोल नहीं सकती और उसकी रफ्तार बिजली से भी तेज होती है। अब इन्हीं में से एक एटर्नल बोलता है कि हम सबको अपनी पावर्स को इकट्ठा करना होगा, तभी हम इमरजेंस को, यानी कि हम सेलेस्टियल को धरती से बाहर निकलने से रोक सकेंगे और इंसानों को बचा सकेंगे। वो अपनी इंजीनियरिंग से इन सबको एक ब्रेसलेट दिखाता है जिसका नाम होता है यूनिमाइंड। वो कहता है हमें इस ब्रेसलेट को यानी यूनिमाइंड को बनाना होगा ताकि हम सेलेस्टियल को धरती की कोख से बाहर निकलने से रोक सकें। लेकिन तभी इनका एक साथी जिसका नाम इक्रिस है, इसने आज से 5000 साल पहले सर्सी से शादी की थी और 2000 साल पहले धरती को छोड़कर चला गया था। वो इनका साथ देने से मना कर देता है। वो कहता है कि मैं एरिशम के खिलाफ नहीं जा सकता, वो हमारा क्रिएटर है, उसी ने हमें बनाया है। और इसके बाद इक्रिस सबको पूरा सच बताता है। वो कहता है कि हमारे लीडर एजैक ने मुझे इमरजेंस के बारे में आज से कई 100 साल पहले बताया था। इसके बाद मैं चला गया और आज से 6 दिन पहले जब मैं वापस लौट कर आया तो उसने मुझे एक बार फिर से इमरजेंस के बारे में कहा। उसने कहा कि हमें इमरजेंस को रोकना होगा, यानी कि सेलेस्टियल को धरती की कोख से बाहर निकलने से रोकना होगा। पर मैं ऐसा नहीं चाहता था। मैं एरिशम को किसी भी कीमत पर धोखा नहीं देना चाहता था, इसीलिए मैंने उसे डेविएंट्स के आगे फेंक दिया और डेविएंट्स ने उसे मारकर उसकी शक्ति को एब्जॉर्ब कर लिया। उसके मरने के बाद मैं वापस उसे उसी की जगह पर ले गया जहां पर तुम्हें उसकी आखिरी बार डेड बॉडी मिली थी। यहाँ पर इन सबको ये सुनकर बहुत दुख होता है कि इनके लीडर एजैक की मौत का कारण इक्रिस है। इक्रिस अब यहाँ से जाने लगता है। स्प्राइट भी उसके साथ चली जाती है क्योंकि वो इक्रिस से प्यार करती है। इन दोनों के जाने के बाद इनका एक और साथी चला जाता है। वो कहता है कि हम इक्रिस के बिना कुछ नहीं कर सकते। अब ये 3 यहाँ पर बचे हुए हैं। इन्हीं में एक होता है फेस्टोस। सर्सी से कहता है कि तुम्हारे पास जो स्टोन है तुम उससे एरिशम से जुड़ी हुई हो और हम इसकी शक्ति से एक बैंड बना सकते हैं। वो इस स्टोन से एक बैंड बनाता है और अब ये सब के सब अपना स्पेसशिप लेकर इंडियन ओशियन यानी कि हिंद महासागर पहुंच जाते हैं जहां पर एक ज्वालामुखी है और यहीं से वो सेलेस्टियल निकलेगा। क्रिस और स्प्राइट पहले से यहाँ पर होते हैं जो इनके स्पेसशिप को देख लेते हैं और जब ये तीनों अपने बैंड्स की पावर से, अपने दिमाग की पावर से इस इमरजेंस को रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं, तभी क्रिस इनके ऊपर हमला कर देता है जिससे सब के सब डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और अब इनके बीच में एक घमासान लड़ाई शुरू हो जाती है। सर्सी कहती है कि मैं ज्वालामुखी के पास इमरजेंस को रोकने जा रही हूँ, तुम इक्रिस को रोको। सर्सी ज्वालामुखी के पास पहुंच जाती है और वहां सब के सब इक्रिस से लड़ रहे होते हैं। यहाँ पर डेविएंट का लीडर भी आ जाता है, वो भी इनके ऊपर हमला कर देता है। वहीं सर्सी को दिखाया जाता है कि जब वो आगे बढ़ रही होती है और तभी स्प्राइट उस पर हमला करके उसे जख्मी कर देती है। वो सर्सी को बताती है कि मैं 7000 सालों से धरती पर हूँ, लेकिन मैंने कभी भी प्यार को महसूस नहीं किया और अब मैं इक्रिस से प्यार करती हूँ, इसीलिए मैं उसका साथ दे रही हूँ। और इससे पहले कि वो सर्सी को और भी नुकसान पहुंचाती, पीछे से ड्रिग आकर उसके सिर पर प्रहार करता है जिससे वो बेहोश हो जाती है। वहीं गुफा के अंदर डेविएंट्स के लीडर को दिखाया जाता है जो थीना से लड़ रहा होता है। थीना को अपने कब्जे में कर लेता, उसे जकड़ लेता और
उसकी शक्तियों को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है। दरअसल थीना बार बार अपनी दूसरी दुनिया में चली जाती थी, यानी कि सपनों की। और थीना के अंदर ऐसी पावर भी होती है जिससे वो खतरनाक से खतरनाक हथियार एक पल में निकाल सकती है। और तभी उसे होश आता है और उसके हाथ में 2 खतरनाक हथियार होते हैं जिससे वो डेविएंट्स के लीडर को मार देती है। वहीं इमरजेंस शुरू हो चुका है, यानी कि धरती की कोख से अब सेलेस्टियल बाहर निकल रहा है। सर्सी अपनी पावर से इस पूरी जगह को मार्बल में बदलना शुरू कर देती है ताकि ये पूरी जगह जम जाए और सेलेस्टियल बाहर ना निकले। क्रिस जब ये देखता है तो वो सर्सी को मारने के लिए उस तरफ बढ़ चलता है, लेकिन तभी उसे वो पल याद आते हैं जो उसने सर्सी के साथ बिताए थे। ये दोनों हजारों साल पहले पति पत्नी थे और यहाँ पर अब उसका मन बदल जाता है। उसे एहसास होता है कि वो गलत साइड था, इसीलिए वो और स्प्राइट भी बाकी एटर्नल्स के साथ मिल जाते हैं, जिससे सर्सी की माइंड की पावर और भी बढ़ जाती है और वो इस पूरी जगह को मार्बल में बदल देती है, जिससे सेलेस्टियल पूरी तरह से बाहर नहीं आता। हालांकि उसका सर और हाथ बाहर आ चुका होता है, लेकिन इक्रिस के दिल में गिल्ट होता है, इसीलिए वो खुद सूरज की तरफ निकल पड़ता है। वहीं स्प्राइट सर्सी से कहती है कि वो अब एक ह्यूमन में बदलना चाहती है। सर्सी के पास अभी भी यूनिमाइंड की पावर होती है, इसीलिए वो स्प्राइट के कहने पर उसे एक ह्यूमन बना देती है, यानी कि अब वो एक आम इंसान है। इमरजेंस के रुकने से धरती अब पहले की तरह नॉर्मल हो गई है, लेकिन अब 6 एटर्नल्स बचे हैं जो 2 टीम में बढ़ जाते हैं, यानी कि 3 धरती पर रह जाते हैं और 3 अपने स्पेसशिप में बैठकर यहाँ से निकल जाते हैं। अब जो 3 धरती पर बचे होते हैं उसमें एक होती है सर्सी, दूसरा किंगो और तीसरा फास्टोस। और तभी आसमान से एक शक्ति इन तीनों को अपनी तरफ खींच लेती है और ये होता है एरिशम, जिसने इन्हें बनाया है, जिसने इन्हें धरती पर भेजा था। इन तीनों को कहता है कि तुमने इमरजेंस को होने से रोका है, तुमने एक सेलेस्टियल को मारा है, इसकी सजा तुम्हें मिलेगी, जिसके लिए मैं तुम्हारी यादों को चेक करूंगा। और अगर मुझे तुम्हारी यादों से ऐसा लगा कि इंसानों को धरती पर रहने का हक है, उन्हें जीना चाहिए, तो मैं उन्हें छोड़ दूंगा। और इसके बाद वो इन तीनों को अपने साथ सिंगुलैरिटी में ले जाता है। इस फिल्म के मिड क्रेडिट सीन में दिखाया जाता है बाकी 3 एटर्नल्स को जो स्पेसशिप लेकर अपने साथ चले गए थे। उनके सामने 2 लोग आते हैं जिनका नाम होता है पिप और ट्रॉल, और ये इरोस के असिस्टेंट होते हैं। दरअसल इरोस थैनोस का भाई है और यहाँ पर इरोस भी आ जाता है जो इनकी मदद करना चाहता है। एंड क्रेडिट सीन में हमें दिखाया जाता है उस प्रोफेसर को जो सर्सी के साथ उसी म्यूजियम में काम करता था और सर्सी को डेट भी कर रहा था। इसका नाम होता है डेन विटमैन। ये एक बॉक्स को खोलता है जिसके अंदर एक इबोनी ब्लेड होती है, यानी कि एक तलवार जो इसे पुकार रही होती है। और तभी डेन के पीछे से एक इनविजिबल शख्स की आवाज आती है। वो डेन को कहती है, आर यू रेडी फॉर दैट? और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। मार्वल्स की सभी फिल्मों के लिंक्स हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, अगर आपने नहीं देखे तो उन्हें भी आप जरूर देखें। ये फिल्म ईयर 2021 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 6.4। इस फिल्म का बजट था $200 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर इसने कमाई की थी $402.1 मिलियन की। उम्मीद करते हैं कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी।